हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको टीचर एग्ज़ाम क्रैक करने की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हूँ, जिसमें फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आज की क्लास में फ्रेंड्स जो है मैं आपको सेकंड प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। सेकंड प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स जानते हैं आप लोग, एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 30 क्वेश्चन कराती हूँ, फिर उसकी सेकंड क्लास में 30 क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, ऐसे क्या होता है, आपको 30-30 क्वेश्चन जो रहता है एक एक सब्जेक्ट का कंप्लीट होता रहता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो है पिछली क्लासेस हैं आप सभी को समझ में आया होगा और आप लोग जो है अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास है फ्रेंड्स, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी पीआरटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप उसके अलावा अगर आप दूसरे भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो है आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए। ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स बीपीएससी का। ठीक है, बीपीएससी अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप टेट सुपर टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस क्या फ़र्क रहता है कि इसमें जो ऑप्शनल रहता है फ्रेंड्स बीपीएससी में, इसमें 5 ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो 5 ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको जो है क्लिक करना रहता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। फर्स्ट ये इस प्रकार से दिया गया है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, मैच करना है आपको। तो राजा राम मोहन राय से कौन सा जो है मैच कर रहा है, रामकृष्ण मिशन या फिर प्रार्थना समाज या फिर ब्रह्म समाज या फिर आर्य समाज। ठीक है, अगर आपने पिछले बार एग्जाम दिया होगा पिछली कोई कक्षाओं में तो आप सबको एक आइडिया होगा, क्योंकि आप लोग सीटेट का एग्जाम क्रैक करके आ रहे हैं तो आपको पता है इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोड दिया गया है, कौन सा आपका आंसर जो है करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहता है। तो देखिए जो राजा राम मोहन है, तो देखिए राजा राम मोहन राय ने जो है किस समाज की स्थापना की थी। तो आप सभी को पता है जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज आपको 3rd नंबर पे दिखाई दे, तो यहाँ पे आप ऐसे एक बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्या, विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद जी ने जो है किस समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो सॉरी फ्रेंड्स जो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट है यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब तीसरे आपके आते दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी हैं जो फ्रेंड्स इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा, तो आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा किसमें आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, देखिए इसमें आपका ये सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, सी वाला आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। ओके, तो आपका सी वाला आंसर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे गदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन के नाम रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मैडम भिकाजी कामा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है एनी बेसेंट, थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रतिलता वाडेदार एंड डी ऑप्शन, और ये ऑप्शन जो है था आपको सभी में सेम देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो मैडम भिकाजी हैं, मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, मैडम भिकाजी कामा जो है वो आपको फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसमें फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है मैडम भिकाजी कामा। ये जो है फ्रेंड्स इन्होंने मूल, ये कहाँ की रहने वाली थी, ये भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। ठीक है, ये भारत की मूल क्या थी, पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। ठीक है, और ये क्या की थी, ये जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में पैदा हुई थी, और ये 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज को फहराया था। और जो भिकाजी हैं इन्होंने इनके द्वारा लहराए गए झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावनाओं और संस्कृतियों को समेटने की कोशिश की गई थी, जिसमें फ्रेंड्स कौन कौन से धर्म थे, जैसे उसमें क्या थे, उसमें इस्लाम, हिंदुत्व और बौद्ध मत को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उसमें बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ठीक है, और उनके सहयोगी जो थे उन्हें भारतीय क्रांति की माता भी कहते थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है तो वो फ्रेंड्स कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ठीक है,
फ्रेंड्स आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे समझ में आ गया होगा, आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है फ्रेंड्स आपके सामने आ गया है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट है जो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रही है कि भारत का वह कौन सा बजट है जिसने पेपरलेस प्रस्तुति की थी। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। पहला आंसर कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है बजट 2020 से 2021। सेकंड कह रहा है बजट 2019 से 2020। थर्ड कह रहा है बजट 2021 से 2022। और डी और ई ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो सभी में आपको सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले में जो मंत्री होते हैं, मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2021 को संसद में केंद्रीय बजट 2021 से 22 में पेश किया था। तो इसमें फ्रेंड्स जो है 21 और 22 कौन सा है, ये आपका देखिए इसने यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो है किसने पेश किया था, तो निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2021 को संसद में केंद्रीय बजट 2020 और 21 को 2021 और 22 को क्या किया था, पेश किया था। ठीक है, और इस नए दशक का पहला बजट है और अभूतपूर्व कोविड-19 संकट की पृष्ठभूमि में एक डिजिटल भी है। मंत्री ने कहा कि बजट जो है वो प्रस्तावों से राष्ट्र पहले के संकल्प, किसान की दोगुनी आय, मजदूरी, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य भारत सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और दूसरे के बीच समावेशी विकास को और मजबूत करेगा। यह भारत का पहला पेपरलेस बजट था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, कह रहा है कि, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है जो लघु उद्योग विकास बैंक है अधिनियम, वह किस वर्ष पारित किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1987, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 1988, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1986 एंड डी एंड यू ई ऑप्शन जो कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं अगर बात करूं जो आपका भारतीय लघु उद्योग की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं सिडबी भारत में सूक्ष्म लघु और उद्यम उद्योग यानी कि MSME क्षेत्र के प्रचार, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान है। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक प्रकार का क्या है, यह एक जो है वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो जो इसकी स्थापना है 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और 1990 को संसद के अधिनियम 1989 के अंतर्गत की गई थी। जबकि अगर हम बात करें सिडबी जो है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य है MME। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, MME है। ओके, MME है, M और E है। ठीक है, ये है फ्रेंड्स इसका जो है को ऋण प्रवाह को सुगम बनाना और मजबूत करना और देश भर में MME पारिस्थितिकी तंत्र में 2 वित्तीय और विकासात्मक अंतराल को दूर करना, यह समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्य का समन्वय करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसकी जो संस्थापना है 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा ये आपका ई वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स दिया गया आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाण कालीन काल ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। तो ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है जो अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण सांस्कृतिक प्राचीनतम है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कायथा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जोरवे, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मालवे संस्कृति, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा ये है आपका कायथा संस्कृति। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कायथा संस्कृति क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के विकास से पहले कायथा संस्कृति का विकास हो चुका था और इस काल में 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक
1800 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और जो फ्रेंड्स ये आपकी कायथा संस्कृति है, ये 500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति में कायथा संस्कृति सबसे पुरानी है। और यह फ्रेंड्स जो संस्कृति है ये चंबल नदी के क्षेत्र में थी। और ताम्र पाषाण काल के लोग जो हैं प्रमुख रूप से ग्रामीण समुदाय के थे। ओके, तो आप सभी को समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। ये जो है फ्रेंड्स ये आपकी 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, अब 500 ईसा पूर्व तक ये क्या अस्तित्व में रही। ओके, ये आपकी सबसे पुरानी जो है संस्कृति है, सबसे पुरानी मानी जाती है। ठीक है, सबसे पुरानी कायथा संस्कृति मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए यहाँ पे प्राचीनतम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो समस्त उत्तरी भारत जो है फ्रेंड्स वो किस में विभक्त था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 2 शासन तंत्रों में, सेकंड कह रहा है 20 राजतंत्र शासन में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 16 महाजनपद व गणराज्यों में, डी एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से अधिक और फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ जिसको पता है आप लोग वीडियो जिस टाइम भी देख रहे हैं तो आप कमेंट क्या करिए, इससे एक आइडिया लगता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले, मतलब कि जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी उससे पहले समस्त उत्तरी भारत जो विभक्त था कितने भागों में विभक्त था? 20 राजतंत्रों में, फिर 2 शासन तंत्रों में, फिर 16 महाजनपद और गणराज्यों में। तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद होगा जब मैं आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख बताया था। तो देखिए जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मैंने बताया था तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा ये है, आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला। ठीक है, इसमें जो आपका दिया गया है महाजनपदों का जो उदय है ये 16 महाजनपदों में हुआ था। ओके, और इसका जो फ्रेंड्स उल्लेख है हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतरा निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। और ये सभी जो महाजनपद हैं वो आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। ठीक है, और इन ये 16 में जो महाजनपद जो आपको बता रहे इसमें से जो 14 है वो राजतंत्र हैं और 2 जो है वो वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे। ठीक है, और बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद जो था वो वत्स से अवंती, मगध और कौशल था। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में भी पूछ लिया कि बौद्ध काल में सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन से थे तो ये 4 महाजनपद थे। कौन कौन से? पहले आपका वत्स होगा, दूसरा अवंती, तीसरा मगध, चौथा कौन सा? कौशल। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। फर्स्ट कह रहा है बिल्हड़ का, सेकंड कह रहा है जलाड़ का, थर्ड कह रहा है कलिकदास का, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई वाला ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका 7वां क्वेश्चन में कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो बात हो रही है किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था राजतरंगिणी का। ठीक है, तो देखिए जो कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक महान महाकाव्य की रचना की थी। जो राजतरंगिणी था फ्रेंड्स उसमें जिसकी रचना जो है 1148 से 1150 ईस्वी के बीच हुई थी और कश्मीर के आरंभ से लेकर के रचना के समय तक का क्रमबद्ध इतिहास जो है उसमें अंकित है। किसमें फ्रेंड्स? राजतरंगिणी में। और यह जो है कश्मीर का राजनीतिक उथल पुथल का काल था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आंसर आपका कहीं भी नहीं दिख रहा तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर इसमें करेक्ट होगा वो है आपका डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो कल्हड़ ने बुक लिखी थी, ठीक है, किस लेखक यहाँ पूछा गया तो कल्हड़ का लिखी हुई पुस्तक थी। और कौन सी पुस्तक थी तो वो कौन सी थी फ्रेंड्स? राजतरंगिणी। ओके, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सिकंदर लोदी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इल्तुतमिश, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की थी, किसने धारण की थी फ्रेंड? दिल्ली के किस सुल्तान ने? ठीक है, तो दिल्ली के कौन से? तो देखिए फ्रेंड्स, जो 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको मैं बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने सिकंदर ए शाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो आपको पता चला फ्रेंड्स कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, एक सेकेंड, अलाउद्दीन खिलजी जो है फ्रेंड्स, इन्होंने दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक थे। ठीक है, और इन्होंने सिकंदर ए शाही की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट और थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। जो देखिए जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है अलेक्जेंडर। ठीक है, मतलब कि सिकंदर ए शाही का मतलब क्या होता है? अलेक्जेंडर होता है। अलाउद्दीन ने इसका उल्लेख जो है अपने सिक्कों पर भी करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है फ्रेंड्स, इन्होंने जो अपना विवरण है इन्होंने अपने सिक्कों पर भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बिंबिसार, सेकंड कह रहा है अशोक, थर्ड ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त, डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो सुदर्शन झील है, ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ था? यहाँ पे पूछ रहा है किस शासन की, मतलब कौन से उस टाइम पे राजा थे जिनके समय पे ये जो है सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक हैं इनके समय में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कब हुआ था, कैसे हुआ था? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो सौराष्ट्र में गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सुदर्शन झील स्थित है। ठीक है, ये जो आपका सुदर्शन झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है ना, कि सुदर्शन झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सुदर्शन झील, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपका सुदर्शन झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सौराष्ट्र में गिरनार, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गिरनार मतलब जो गिरता हुआ है नार, याद रखिएगा, गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सुदर्शन झील पर स्थित है। और इस झील का जो निर्माण है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि ये जो सुदर्शन झील है इसको किसने बनवाया था? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पे तो बना था, लेकिन इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, एग्जाम में आएगा तो आप लोग काफी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आता है आपके संविधान से। ठीक है, संविधान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता या प्रतिबिंबित करता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रस्तावना, सेकंड ऑप्शन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मौलिक कर्तव्य, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक संविधान का क्लास आपका जो लिया था उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझाया थे सभी अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के और भी मैंने 2-3 क्लासेस ली हैं, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया, आप लोग वो देख लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही मौलिक अधिकारों के अलावा। ठीक है, मौलिक जो अधिकार होते हैं उसके अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है वो मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो चारों और पांचों ऑप्शन आपके दिए गए हैं इसमें से आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, तो देखिए इसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए मौलिक अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 14 से 32 मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है। ठीक है, और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। ओके, देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से कहाँ तक आपके हैं, वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। और इसमें क्या है, इसमें
संविधान, इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा, समान काम तथा समान वेतन का अधिकार, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एवं मुक्ति कानून सलाह का अधिकार आदि शामिल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे आप सभी को समझ में आई होप आ गया होगा जो है। तो इसमें राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य दोनों ही आते हैं। ओके, जो आपके मौलिक अधिकारों के अलावा जो बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। यहाँ पे गर्म धारा की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लेब्राडोर धारा, सेकंड कह रहा है क्यूरोसियो धारा, थर्ड कह रहा है कुराइल धारा एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो गर्म धारा यहाँ पे बात हो रही है, इसमें से कौन सी जो सबसे गर्म धारा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो कुरोसिया बताई जा रही है। ठीक है, कुरोसिया की जो जल धारा होती है वो जापान की काली धारा कही जाती है। ठीक है, और उत्तरी प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा होती है। जो क्यूरोशियो आपका है, क्यूरोशियो एक गर्म धारा है क्योंकि गर्म जल धाराएं मुख्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको और यहाँ बनता है, गर्म धारा किस दिशा में चलती है। तो ये फ्रेंड्स भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ चलती है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। याद रखिएगा क्या चीज फ्रेंड्स, आपकी क्यूरोसियो की जलधारा जो है। ठीक है, और कहाँ पे है, जापान की काली धारा जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा, ये आपका आंसर करेक्ट रहेगा बी वाला। ओके, आप सभी को कंफर्म हुआ। गर्म धारा जो है क्या है, क्यूरोसियो धारा है, जो कि जापान की काली धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है, जो कि क्या है, क्यूरोसियो का एक गर्म धारा कहा जाता है। और ये जो जल धाराएं हैं, गर्म जल धाराएं, ये मुख्यतः कैसे चलती हैं, ये समानता जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ओके, कंफर्म हुआ। ठीक है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी जो है हेल्प हो सके। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप सभी के सामने है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रेल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सड़क परिवहन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है वायु परिवहन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई वाला ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा, यहाँ पे बात हो रही सबसे सस्ते साधन की। ठीक है, तो जो रेल है, सड़क है, वायु, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी में क्या है, सभी सस्ते नहीं है, सभी में क्या है, बिना आपके मनी के आप किसी पे भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो जल परिवहन है, जल परिवहन एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण यातायात का साधन है। डीजल और अन्य प्रकार की तकनीकी क्षमताओं के उपयोग से क्या होता है, जल परिवहन को और भी सुगम और सहज बनाया जाता है। इसलिए दुनिया भर में अधिकांश व्यापार जो है जल जनित हैं। ठीक है, किससे फ्रेंड्स, जल जनित हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है जल नहीं दिया गया है, जल परिवहन की बात नहीं की गई है, केवल रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन की बात की गई है। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आपका ई वाला आंसर करेक्ट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो जो आपका जल परिवहन है वो सबसे ज़्यादा सरल और सुगम भी है और इसमें जो है बहुत कम पैसे खर्चे होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। और इसी से क्या क्या आता है, ये जो है डीजल और अन्य प्रकार की तकनीकी क्षमताओं के उपयोग ने जल परिवहन को और भी सुगम और सहज बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्फुट बालू टिप्पा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भूमिगत जल, सेकंड कह रहा है पवन, थर्ड कह रहा है नदी, डी एंड ई ऑप्शन जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बात हो रही है कि कौन सा अपर्दन जो है वो अभिकर्ता बालू का स्तूपों और बालू टिप्पा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो वो है फ्रेंड्स आपका पवन, पवन यानी कि वायु। ठीक है, तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, पवन। ओके, क्योंकि देखिए मरुस्थलों अथवा रेतीले प्रदेशों में क्या होता है, पवन द्वारा बालू या रेत के निक्षेप से परिवर्तित टीले या टिब्बों का बालू का स्तूप कहते हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे जब हवा चलती है
मरुस्थलीय स्थानों पर, रेतीले स्थानों पर। तो क्या होती है, एक जगह से हवा को बालू को उड़ा करके दूसरी जगह पे क्या करती है, इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो इसकी आकृति क्या होती है, बाल चंद्र के समान होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई की तुलना में जो लंबाई होती है इसकी, वो 10 से 12 गुना तक अधिक पाई जाती है। सामान्यतः बालू स्तूप क्या होती है, 15 या 20 मीटर से भी अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। तो देखिए, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, आप लोगों को समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझा तो मैं और भी इजी लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि केवल आपके एक ही एग्जाम के लिए आपको हो, केवल बीपीएससी के लिए। ठीक है, इसमें जो फ्रेंड्स मैं आपको जीके जीएस के क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये आपके कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, सभी एग्जाम में आपकी तैयारी कर। सपोज जैसे मान लीजिए आप लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट, या फिर ट्रिपल सी, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंक, किसी भी चीज़ की तैयारी, सब में आपको जो जीके जीएस होता है समान होता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, कौन सी सबसे निचली परत है। फर्स्ट कह रहा है समताप मंडल, सेकंड कह रहा है ताप मंडल, थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्षोभ मंडल, एंड डी एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सबसे निचली परत की बात हो रही है, वायुमंडल का जो सबसे निचली परत है वो होती है फ्रेंड्स आपका तापमंडल। ओके, कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा, वो है आपका यहाँ पे क्या, तापमंडल। ओके, तो आई होप आप सभी को जो है सबसे निचली परत पता चल गई। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है क्या होती है, तापमंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बादल युक्त आकाश, सेकंड कह रहा है शांत एवं स्थिर वायु, थर्ड ऑप्शन कह रहा है शांत एवं स्थिर वायु। तो कौन सा इसमें जो है आपका आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए बी और सी ऑप्शन जो है वो सेम दे दिया है। ओके, तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आप लोगों को अगर पता है तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि देखिए आपका बी और सी वाला ऑप्शन जो है वो सेम दे दिया गया है। ठीक है, बी और सी जो ऑप्शन है आपका सेम दे दिया गया है। ठीक है, और शांत एवं स्थिर वायु होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसके आगे जो फ्रेंड्स 15+ जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। आई होप आप सभी जो है इतना क्वेश्चन आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग इसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है।